मैं दोबारा आ गया हूँ दिलजिंदर भाई के खेत में। 2 फीट पे यहाँ पे गन्ना लगाया गया है और इसमें कल्ले कितने हैं उन सबको हम गिन के दिखाएंगे। 1 2 3 4 15 और 16। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप चाहते थे, जो आपका आदेश था, जिसके लिए आप बार बार कह रहे थे, तो मैं दोबारा आ गया हूँ दिलजिंदर भाई के खेत में। गन्ने का वही खेत जो हमने बार बार दिखाया था, वर्टिकल सिंगल बट विधि से जो गन्ने की बुआई करते हैं, वो खड़ी वाली गुल्ली, जिसको लेकर के अभी तक आप लोगों ने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा और न्यूज़ पोटली पर है करीब 8 से 9 लाख लोग देख चुके हैं। हज़ारों हमारे तक मैसेज आए हैं। ये शानदार काम आप जो कर रहे हैं उसका ये नतीजा है कि लोग हमको फोर्सफुली कहते हैं कि मैं आपके पास जाऊं, दोबारा बात करूं, कुछ उनके सवाल हैं उस बारे में बात करूं। तो साथियों जैसा कि आप चाहते थे कि मैं इनके पास जाऊं और जो आपके सवाल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, कर्नाटक तक के, पंजाब तक के लोगों ने जो पूछे हैं, उन कई सवालों की हमने एक लिस्ट बनाई है जो दिलजिंदर भाई से मैं एक एक करके पूछूंगा और आपको बताऊँगा कि वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसमें क्या इन पे कहना है दिलजिंदर भाई का। और इस बीच अगर आपको ये भी कहना है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, न्यूज़ पोटली को लग रहा है कुछ सार्थक हम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और किसानों तक पहुँचाइए ताकि वो भी कुछ जान सकें। तो दिलजिंदर भाई, ये वही खेत है जहाँ हम सितंबर महीने में आए थे, अब वही खेत है जहाँ हमने अक्टूबर में देखा था। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे साथियों की। ये जो विधि थी, ये आप इसकी विधि की मतलब खेती करते ही क्यों हैं? क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि हम ये विधि इसमें करते हैं, इसमें ऐसा होता है, इसमें वो होता है, तो आप थोड़ा समझा दीजिए हमको। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे। आप आए, आपने समय निकाला और आपका इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एक विधि या एक मेथड जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल से लाखों किसानों तक आपने इसको पहुंचाया। और बिल्कुल उनके सवालों के जवाब सवाल जायज़ हैं, तो जवाब भी हमको देना है। तो क्यों अपनाया या हम क्यों कर रहे हैं इस विधि को, इस पे हम लोग पिछली 2 वीडियोस पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। उसके बावजूद कई किसानों के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सब के डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो मेरा अभी तक का अनुभव है हम उसको शेयर करेंगे। और तो पहला सवाल वही जो आपने कहा था ना कि हम ये विधि कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको शायद बचत करनी है, हमको बचत करनी है, हमको इनपुट कॉस्ट कम करनी है, वो थोड़ा डिस्क्राइब जी, इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। तो हम शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि आपको जैसे आमदनी बढ़ानी है किसान की, आपको जब अपनी इनकम बढ़ानी है, तो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। आप अपना उत्पादन बढ़ाइए और अपना खर्चा कम करिए। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना भी कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, और खर्चा तो आपको कम करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही ढूंढना है। जब हम अपनी उत्पादन बढ़ाते हैं फसल का, तो उस पर हमारी लागत भी बढ़ती है, और उस रेशियो को हर किसान नहीं समझ पाता कि हमने कितना इन्वेस्ट किया तो हमने कितना उत्पादन उससे बढ़ा। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे खेत में फसल कितनी लंबी हुई, कितनी बड़ी हुई, पर उसके पीछे वो खर्च जोड़ना भूल जाता है। शायद बहुत सारे हैं जो नहीं जोड़ते होंगे, कई सारे अच्छे फार्मर्स भी होंगे जो कैलकुलेशंस रखते हैं, बट बहुत सारे नहीं रखते हैं। वो सब भूल जाते हैं जब उनकी बहुत अच्छी फसल उनको खेत में दिखती है अपने। तो हमने इस तरफ आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि हमारी इनकम के अलावा इस मेथड को अपनाने से हम अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इसको अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो ये नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन है। उसका नेचर का सहारा लेके हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं। तो सितंबर में बोने का मोटिव इसका ये रहता है कि इसको आप जब नेचर के साथ तालमेल बैठा के चलते हैं, तो नेचर आपका सहयोग करती है। और ओवर द इयर्स बहुत सारे ट्रायल्स या बहुत समय इसमें लगाने के बाद अवतार सिंह जी और उनकी टीम इस नतीजे पे पहुंची थी कि ये जो विधि है, इसका जो एप्रोप्रिएट टाइम है, जो सही समय है, वो अगस्त सितंबर का टाइम है। इस समय पे गन्ना लगाएंगे तो वो इसकी जो पकने का समय होता है वो, प्लस इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम लागत में ज़्यादा कैसे मैक्सिमम कैसे ले सकते हो, उसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम जो है अगस्त थ्रू सितंबर है, अक्टूबर तक। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फरवरी मार्च में बुआई करें या ना करें, तो आपने बताया है, फिर भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया और क्यों ना करें। और एक उदाहरण से मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि मना नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप लगाओगे वो होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पर लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हर किसान भाई इस बात को समझ लेगा कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं, तो जब हम नवंबर में गेहूं बोते हैं तो हम 40 किलो बीज में अपना गेहूं बो लेते हैं।
खेत आराम से बो जाता है। बट वही गेहूँ जब हम दिसंबर में बोते हैं तो हम सीड 60 किलो तक ले जाते हैं, 70 किलो तक ले जाते हैं या बढ़ा के डालते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सीड जो वो क्रॉप है उस क्रॉप के पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो हम ज़्यादा सीड डाल के अपना उत्पादन बढ़िया लेने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली गन्ने में भी यही चीज़ है कि आप जब इसको सही टाइम पे बोएंगे, कम बीज में आपको ये पूरा उत्पादन देगा। फरवरी मार्च में जब आप आओगे तो ये जो सीड रेट है ये उस समय के लिए बहुत कम रह जाता है और ये उसको कवर नहीं कर पाएगा, तो आपके उत्पादन में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। बट इसका फिर एक और सवाल आता है, इसका काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम दूरी घटा दें, तो जब आप दूरी घटाएंगे, खाली दूरी एक फैक्टर नहीं है इसमें फैक्टर हो जाता है मौसम। क्योंकि जब फरवरी मार्च में मौसम एकदम से बदलने लग जाता है तो उसमें ये दिक्कत होने लगती है कि आपकी पानी इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपके पास मतलब उसको करेक्ट करने का, करेक्शन का टाइम नहीं बचता आपके पास। करेक्शन इस सेंस में कि जैसे आपने कोई बड लगाई और वो जर्मिनेट नहीं हुई किसी रीज़न से, तो आपको गैप फिलिंग करनी है, तो वो विंडो आपके पास इतनी छोटी होती है कि बाय द टाइम आप उसको गैप फिल करोगे तो वो क्रॉप वैसे ही पीछे चल रही है। आप नया एक पौधा लगाओगे तो वो नया पौधा भी उसको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, तो ये जो वेरिएशन आएगा आपके आउटपुट में, जो आपके उत्पादन में वेरिएशन आएगा, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड मार्च की सोइंग या फरवरी की जो सोइंग होती है उसमें नॉर्मल तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक सेफ़ साइड लेके चला जाता है कि हम मिनिमम इतना बीज हम फालतू डालेंगे तो हमारा मिनिमम उत्पादन इतना आ जाएगा, तो किसान एक सेटिस्फैक्शन में रहता है कि मैंने बीज तो डाल ही दिया, कम से कम भी अगर होगा तो इतना तो हो ही जाएगा, हम सेफ़ साइड में चल रहे होते हैं। बट आप जब सितंबर अक्टूबर में लगाते हो गन्ना, तो आपके पास एक बहुत बड़ी वाइड विंडो होती है जिसमें आपके पास करेक्शंस करने के लिए, जो गलतियां हो गई उसको सुधारने के लिए, या एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जस्ट इन केस, मतलब बाई चांस सितंबर में आप कर रहे हो और कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि आपका क्रॉप या आपका फील्ड डिस्टर्ब हो गया या ख़राब हो गया किसी कारण से, तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आप उस वक्त उसको जोत के आप नए सिरे से फरवरी मार्च में बिना अपना सीज़न ख़राब किए आप उसको बो सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो मतलब फरवरी मार्च में एक तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, और दूसरा ये है कि जो जिस चीज़ को आप अभी देख रहे हो, आप ये रिज़ल्ट नहीं उसमें आप पाओगे। तो साथियों, अभी आप न्यूज़ पोर्टली पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं गन्ने की सिंगल वर्टिकल बड विधि के बारे में, जिसमें गन्ने की सिर्फ एक गुल्ली लगाई जाती है, एक आंख वाला गन्ना लगाया जाता है। और मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िला जो है, जो गन्ने का गढ़ कहा जाता है, यहाँ के प्रगतिशील किसान दिलजिंदर भाई के साथ। जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस खेत में मैं तीसरी बार आया हूँ, और जब मैं पहली बार आया था तो 9 सितंबर को मैं यहाँ पर आया था, जब एक गन्ना यहाँ पर लगाया जा रहा था। दोबारा मैं 30 अक्टूबर को आया, जब मैंने आपको वीडियो दिखाया, और आज जो है मैं यहाँ पर आया हूँ फरवरी में। अब आप इस गन्ने को देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो ये जो गन्ना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आशीष थोड़ा सामने से आइए, देखिए, तो ये 4 फीट का 4.25 फीट का बेड है यहाँ पे, और 2 फीट, हाँ 2 फीट पे यहाँ पे गन्ना लगाया गया है। और इसमें कल्ले कितने हैं उन सबको हम गिन के दिखाएंगे। यहाँ पे दिलजिंदर भाई के पास करीब करीब 18 एकड़ के आसपास गन्ना है, जो कि ट्रेंच जो कन्वेंशनल विधि है उससे और सिंगल वर्टिकल विधि, दोनों विधियों से बुआई कर रहे हैं। 4-5 साल से सिंगल वर्टिकल बुआई कर रहे हैं। सिंगल वर्टिकल विधि वो विधि है जिसमें न्यूनतम पानी लगता है, न्यूनतम खरपतवार होते हैं, और न्यूनतम खाद, न्यूनतम डीजल बिजली लगती है, और जो उत्पादन होता है करीब करीब 500 कुंटल पर एकड़ के आसपास होता है। हमने वीडियो बनाया, आपने देखा, बहुत सराहा, बहुत सारे सवाल किए। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिलजिंदर भाई, एक किसान ने पूछा है कि उन्होंने गन्ना लगाया और बाद में उनका सूख गया, क्योंकि शायद वो जो पानी तरीका था कि वो बताया था ना कि आपका जर्मिनेशन हो जाता है, लगाना है, गन्ना ऊपर रहता है, बहुत नीचे नहीं जाता है। क्या कारण हो सकता है कि उनका गन्ना सूख गया होगा? कारण तो बस सूखने का, फिर पानी की टाइमिंग का ही कुछ फ़र्क आया हो सकता है। तो कितना, मतलब एक बार गन्ना किसी ने लगा दिया तो कितने दिन बाद तो पानी लगाएगा? ये चीज़ जो होती है ये बेसिकली आपके सॉइल टेक्सचर कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसका बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो किसान खुद ही कर सकता है। इसमें एज़ पर रूल कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको अपना बड लगाने के बाद आपको 10 दिन में पानी लगाना है या 15 दिन में लगाना है। अब जैसे मेरी सॉइल टेक्सचर है, ये बहुत सैंडी सॉइल है, तो इस सॉइल टेक्सचर को बलुई मिट्टी है यहाँ पे ना, पानी बहुत सोखती है, बहुत तो जल्दी होता है। हाँ, तो हमको ये पानी, इसकी इरिगेशन थोड़ी सी दूसरी मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा सा हमें ज़्यादा, इसके अपेक्षा हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ानी पड़ेगी इरिगेशन की ना। तो ये चीज़ तो किसान को अपने आप
ऑब्जर्व करना है। आप मतलब कोई और इसमें उसकी सहायता नहीं कर सकता। अच्छा, कई लोगों ने पूछा, सिंचाई की बात चल रही थी, उन्होंने ये पूछा क्या इसको हम ड्रिप पे भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ड्रिप पे भी लगा सकते हो, बट लेकिन बात वही आ जाती है कि हम ड्रिप एक जैसे पानी तो बचाती है, पर वो एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा खर्च हो रहा है पैसा खर्च हो रहा है उसमें। तो हम ड्रिप को रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कि ड्रिप का कॉन्सेप्ट है कि कम पैसा पानी चाहिए उसने, जितना पानी उसको चाहिए वो नमी देता है। हम उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली, हम उसको कम पानी, उसको हम ऐसे लगा ही रहे हैं कि कम पानी मिले क्रॉप को। तो तो पानी आपको आप दिखा भी लगाइए देता हूँ, बिल्कुल। मैं आपको पानी भी दिखा दूँगा कि कितना पानी लगा। थोड़ा आ जाइए फिर, क्योंकि कई कई सारे पॉइंट हैं जिसमें हम लोगों को चल चल के बताना पड़ेगा, ताकि आपका जो भरोसा है और जो आप समझ ये अभी, अब ये खेत को यह मत समझिएगा कि ये खेत कैसा है। दरअसल ये बहुत दिनों बाद लगाया गया है, और जी। ये यहाँ पे इनका पहले गन्ना लगा हुआ था, इसी गन्ने में इन्होंने जो कुछ बीज बचा था वो लगाया है। तो अभी कुछ नालियों में पानी है, वो आप देख सकते हैं। ये प्लॉट जो है ये सीड वाला प्लॉट है हमारा। अच्छा, ये यहाँ पानी जो थोड़ा बताइए ना इसकी, ये जो आप बता रहे थे जो पानी उस दिन हमने करके दिखाया था कि पानी कहाँ तक लगना है, देखिए, और नमी कहाँ तक आनी है। जी, इसमें आप देख सकते हो कि ये जब हम बेड इसको बना देते हैं, तो हर बार जब भी हमारा पानी लगेगा इसमें इतना ही पानी लगेगा। अभी आप देखिए कि अभी बस 5 मिनट पहले ही इसमें पानी छोड़ा गया है, और बीच की नाली से एंड तक इसका पानी। तो ये बेसिकली हमारा सीड वाला प्लॉट है, जो हमें इस साल नए बीज मिले हैं, जी, वो जी, हमने लगाए हुए हैं इसमें। तो ये इसकी बिजाई लेट हुई है, तो लेट बिजाई होने की वजह से ये अभी उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा है जितनी वो कर रहा है। अरे बट तो बात अभी का ये है। अभी टाइम है इसके पास। आप देखो कि लेट लगने के बाद भी अभी ये 2 टिलर्स ये दे रहा है, मदर शूट है, 1 2 तो 3 5 4 5 हो टिलर्स गए हैं। 4-5 हो गए हैं, और अभी इसके पास पर्याप्त समय है कि ये मतलब भर के हमें दे देगा। चलिए, तो ये था पानी इसी तरह नालियों में पानी लगाया जाता है। पानी कम लगेगा तो खरपतवार कम होगा, आपके पास ज़्यादा काम करने नहीं पड़ेगा। मैं आपको 1-2 प्लाट और इसके दिखाता हूँ, जिनकी वीडियो आपने पहले देखे थे। फिर मैं बात करूँगा कल्ले की, फिर मैं बात करूँगा इसमें उर्वरक कैसे, फर्टिलाइज़र की, फिर बात करूँगा पेस्टिसाइड की, बात करेंगे हम बेड बनाने की, हाँ जी, और बिल्कुल। बात ये भी कि मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपने मुझसे बार-बार पूछे हैं, और हम आपको इन सब सवालों का जवाब देंगे। वो मशीन भी दिखाएँगे, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि क्या हमें बुआई मशीन मिल जाएगी, किसने कहा कि बेड बनाने वाला कैसे आता है। तो कुछ सवाल हम जवाब हम देते रहे, लेकिन हम आके देखते हैं। तो वर्टिकल सिंगल बड विधि से एक गुल्ली वाले गन्ने का एक और प्लाट है, जिसका वीडियो हमने आपको दूसरा जो वीडियो था वो हमने इसी प्लाट से किया था, आपने देखा था। इसकी बुआई भी सितंबर में हुई है। आप इनके कल्ले, क्योंकि कई सारे लोगों को कहना था कि शायद हम एक कोने का वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमने दोनों ने तय किया है कि आपको घूम घूम के दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको जो दो पीछे वाले प्लाट है या अगल बगल वाला है, इनमें जो अंतर आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटा बड़ा क्यों है, वो अंतर है किस्मों से। तो एक किस्मों से जुड़ा सवाल ये भी है, लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आप कोई खास किस्म जो है वो सिंगल वर्टिकल विधि से उगाते हैं, या फिर कोई भी किस्म होती है इसमें काम करती है वो? नहीं, ये इसमें कोई आपकी किस्म का नहीं, स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही लगाना है। आप इसमें कोई भी गन्ना लगा सकते हो, और हर गन्ना आपको नॉर्मल जो जनरल अपनी विधि है उससे ज़्यादा ही टिलर्स देगा, और आपको अच्छा उत्पादन देगा। और क्वालिटी ऑफ केन जो है, सबसे बड़ी बात ये आपको नोटिस किसान करेगा कि जो गन्ने की जो क्वालिटी, जो मिलेबल केन की क्वालिटी होती है, वो बहुत बढ़िया बन के आती है इस विधि में, अपेक्षा दूसरे तरीके से गन्ना बोने में। हमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है उसमें। तो विधि में आप कोई भी गन्ना बो सकते हो। ये कितने एकड़ का प्लाट है इसमें हम लोग चल रहे हैं? ये 1 एकड़ के आसपास है पूरा और 1 प्लॉट। एकड़ का वो है? हाँ, वो 2 एकड़ का प्लॉट है वो पूरा। 2 एकड़ का है। हाँ जी। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरा प्लाट सेम बिल्कुल एक जी। जैसा है। थोड़ा वो जो आपको अंतर दिख रहा होगा गन्ने छोटे या बड़े होने का, वो अंतर है वैरायटी का। वैरायटी एक बार अपनी किस्में बता दीजिए, और जिनका बीज भी उत्पादन करते हैं वो भी जाने लोग हैं। जी, इसमें जैसे देखो, एक तो थोड़ा टाइमिंग का है। जैसे आपने थोड़ा सा प्लॉट पानी वाला दिखाया जो नालियाँ, तो वो हमने छोड़ा होता है कि हमें कोई नई किस्म मिल जाए तो हम उसमें लगा लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास किस्में हैं इस समय जो नई नई रिलीज़ हुई हैं, वो हमारी 15023 है, 13235 है, उसमें 14201 वैरायटी है, और अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है 14204 वैरायटी है, जिसके आपने कल्ले अभी दिखाए थे, तो वो 14204 वैरायटी है। कुछ गन्नों का कैरेक्टर होता है। जिस प्लॉट में हम खड़े हैं ये 15201 गन्ने की वैरायटी अच्छा। है। ये लखनऊ की वैरायटी है। 14201 और 15201 और 14204, ये सब लखनऊ की वैरायटियाँ रिलीज़ हैं। और 13235 जैसे शाहजहानपुर रिसर्च सेंटर की है, और 15023 हम सब जानते हैं करनाल से आई ये वैरायटी। तो इस समय ये 238 को रिप्लेस करने के लिए ये वैरायटियाँ अर्ली में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ये रिकमेंडेड हैं वैरायटियाँ।
क्या रहता है इनका यील्ड जो है, अगर आप तो दोनों तरह खेती। मैं आपको बता दूं कि दिलजिंदर भाई जो हैं वो 18 एकड़ में गन्ने खेती करते हैं, और उससे पहले जेट एयरवेज में थे, पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है, और क्योंकि खेती थी, खेती से लगाव भी था, पैतृक ज़मीन थी यहाँ पे, और कुछ करना था उनको, कुछ और किया भी है बहुत कुछ साथ। इसीलिए आप लोग जो 10-12 लाख लोगों तक हम पहुँचे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ये इस तरह काज करते हैं। बहुत लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि जिस हिसाब से आप बोलते हैं वो पढ़ाई लिखाई, वो लहजा तो झलकता ही है, साथ में जो आपका नॉलेज और ये जो कहते हैं ना कि चीज़ों में जब डीप घुस जाते हैं ना, शायद यही वजह है कि क्योंकि बहुत सारे किसान तो हम लोग बात करते रहते हैं, बहुत सारे लोग गन्ना भी उगाते हैं, आप भी जानते हैं बहुत लोगों को, लेकिन शायद वो आप उनको अच्छा लग रहा है कि आप जिस हिसाब से अपने खेत में इन्वॉल्व हैं, डीप जा रहे हैं, तो वो शायद उनको अच्छा लग रहा होगा। तो आप दोनों तरह से ट्रेंच विधि जो है, जो उस तरह खेती करते हैं, और सिंगल वर्टिकल में, दोनों में उत्पादन का क्या रहता है और कौन आपके लिए सरल पड़ती है? पहले तो बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने ना वीडियोस को देखा और इतने ध्यान से देखा, तो ये एक अच्छा फीडबैक मिला कि हमारी जो कोशिश थी, जो हम पहुंचाना चाहते थे किसानों के पास, वो मैसेज हमारा पहुंचा। जो हम समझाना चाह रहे थे सिंपलिसिटी से कि कोई मतलब हमने बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकल नहीं करके बहुत आम साधारण भाषा में उनको जो पहुंचाना चाहा वो पहुंचा उन तक। और उसी के क्रम में आगे भी हम चाहते हैं कि ठीक है उनको प्रोग्रेस दिखे, ये नहीं कि स्टार्टिंग दिखा दी तो आगे हम लोग उसको बीच में छोड़ दें। तो अब जो आपने प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन की बात, हाँ उत्पादन की बात आपने कहा कि कंपैरिजन हम करेंगे इसका कि नॉर्मल ट्रेंच और बड में हमें क्या फ़र्क मिला ना। तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपना जो लागत है उसको सीमित करना है। तो सीमित करने का जो सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट में है वो यही है कि आप सिंगल बड वर्टिकल लगाइए, क्योंकि इस एकमात्र मेथड से आपके जो गन्ने पर एकड़ मिलेबल केन जो प्रोड्यूस होंगे वो मिनिमम सीड में सिर्फ इस विधि से होगा। और मिनिमम सीड कितना, क्योंकि लोग फिर भूल जाएंगे ना, फिर पूछेंगे। मिनिमम सीड आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो एक सेफ़, जो हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो सेफ़ डिस्टेंस हमको मिला वो था जब आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग मतलब कि जब आप सिर्फ गन्ने की बुआई कर रहे हैं, आप इंटरक्रॉप नहीं ले रहे हैं, तो आप 4.5 सवा 4 बाई 2 फीट पे जब आप गन्ना लगाते हो, मतलब कि रो टू रो आपका 4.25 फुट है, और एक बड से अगली बड की जो दूरी है वो आपकी 2 फीट रखेंगे हम। तो ये हमको बहुत सेफ़ डिस्टेंस लगा, जिसमें आपके गिवन टाइम में जैसे सितंबर से लेके मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके जो गन्ने के टिलर्स हैं किसी भी वैरायटी में वो पूरे हो जा रहे हैं। तो जब आपके मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके टिलर्स जब पूरे हो जा रहे हैं, तो आपका जो मिट्टी चढ़ाने का काम है या जो आपका क्लोजिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, कि आपको उसके बाद खेत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी खेत की जुताई करोगे अपने ट्रैक्टर से मैकेनिकली, और आप मिट्टी चढ़ा दोगे। और अगर आपने अप्रैल में मिट्टी चढ़ा दी है तो उसके बाद आपका खेत में आने का काम ख़त्म हो जाता है, ट्रैक्टर का काम ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सिर्फ उसको मौसम के हिसाब से निश्चित समय पे आप उसको पानी देते रहिए, इरिगेशन करते रहिए, और उसका कीट प्रबंधन करते रहिए। तो जो आपके उत्पादन कितना, दोनों की बात करें हम कि एकड़ में 500, 600 या तो 400, उत्पादन पे हम आ रहे हैं। उत्पादन पे ये है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैरायटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमने जो अच्छा उत्पादन लिया था अभी तक, 118 वैरायटी हमने करीब 2 सीज़न पहले बोया था, तो उसमें हमने 607 क्विंटल मिल को सप्लाई किया था गन्ना 1 एकड़ में से। तो मतलब हम 600 टच भी कर चुके हैं, और मिनिमम हम 500 550 इसके बीच में डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न और वैरायटी के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग इसके बीच में इस वेरिएशन में रहते हैं। और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वो तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है ही है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि कितना गन्ने का उत्पादन कितना होता है, 1 एकड़ वही एकड़ होता है जो पूरे भारत में एक जैसा है। एक की हेक्टेयर अगर आप जानते हैं तो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, उसमें ये उत्पादन है। यहाँ पे जो फसल है वो 12 से 13 महीने की, मैक्सिमम 14 महीने। 14 महीने अगर आप सितंबर में लगाते हैं, 14 महीने की फसल है। और कुछ जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, या फिर थोड़ा तमिलनाडु तरफ जाते हैं तो वहाँ किसान 8 साली गन्ना लगाते हैं, 18 महीने की फसल होती है। और यहाँ पे ये जो फसल विधि जिसमें दिलजिंदर भाई ने अपना काम किया है वो है 18 महीने की 14 महीने की फसल है। तो एक और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंगल वर्टिकल विधि जो है, जो लगाते हैं ये दिलजिंदर भाई लगा रहे हैं और जो किसान लगा रहे हैं, तो ये सरदार अवतार सिंह जो फगवाड़ा वाले हैं, जिनका वीडियो आप न्यूज़ पोर्टली पे आपने देखा है और अलग अलग माध्यमों में देखा होगा, उनके और इनकी विधि में एक अंतर भी है।
सीखा उन्होंने उन्हीं से है, वो खुद भी कहते हैं उनके हमारे वो गुरु हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि वो 8 फीट का गैप रखते हैं और 4 फीट पे गन्ना लगाते हैं। ये जो गैप होता है ये 8 फीट होता है, और गन्ने से एक बट से बट दूरी जो होती है वो होती है 4 से 4.25 फीट तक। इन्होंने अपना इंटरवेंशन किया, वो बीच में सब्जी लगाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो मिर्चा टमाटर और लगाते हैं, ये सिर्फ गन्ना उगाते हैं। और क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बहुत अहम है, किसान साथियों को, वो है कि गन्ना जो खासकर जो खेती है ना, वो नेचुरल फिनोमिना है, वो प्राकृतिक है, वो आपके एक इंडिविजुअल खेत पर निर्भर करेगी। मेरे गांव में टाणपुर में 2 खेत हैं, गाँव जो मेरे घर के इस तरफ है वो बलुई मिट्टी है, दूसरी तरफ जो है चिकनी मिट्टी है। एक में हम आलू उगा पाते हैं, दूसरे में नहीं उगा पाते हैं। एक में पानी, अगर हम मेंथा या कुछ फसल लगाते हैं तो 5 पानी देते हैं, किसी में 2 ही पानी में काम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रयोग करना है, लेकिन सब कुछ अपने अपने करके देखते हुए आगे बढ़ना। इन्होंने भी देखते देखते आगे बढ़े। तो आप अवतार सिंह जिसे आपने देखा, अभी खुद आपके खेत पे आए थे, इनको समझा, आपने इस दूरी को कम क्यों किया? क्या उन्होंने कहा था या आपने अपना खुद का अपना दिमाग लगाया चलो हम कुछ करके देखते हैं? नहीं, अवतार सिंह जी जैसे हम फिर से बोलेंगे कि वो बहुत ही वास्ट नॉलेज रखते हैं, एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, उनको हम क्वेश्चन सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते पे हमको चलना है, ठीक है। आप उनकी विधि में कोई कमी नहीं है, ये इस मेथड में कोई कमी नहीं है, कमी है किसानों में, हम में। अगर हम इसको नहीं कर पा रहे तो हम कहीं विफल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से हम लोगों को करके दिखा दिया कि ये होता है, और हमने खुद भी जब से अडॉप्ट किया तब से हम इसमें सक्सेसफुल ही रहे हैं। आपने डिस्टेंस का सवाल पूछा, हमने क्यों, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं हर जगह। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर बेड पे देखोगे तो आपको ये कुछ पैरों के निशान दिखेंगे। ये पैरों के निशान पे अगर आप फोकस करोगे तो ये यहाँ पे हमारी समस्या है आवारा पशुओं की। कुछ नीलगाय हैं, कुछ दूसरे आवारा पशु हैं। तो होता क्या है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। हमारे यहाँ नीलगाय का प्रकोप है, वो जहाँ खेती करते हैं वहाँ पे नीलगाय का प्रकोप नहीं है। अगर हम जितनी दूरी हम बढ़ाएंगे हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारा एक बड भी मिस हो जाता है तो हमारा वो डिस्टेंस कवर होना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो वो हमारा डायरेक्टली उत्पादन पे असर डालता है। दूसरी चीज़ जो मैंने जो ऑब्ज़र्व करी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अवतार सिंह जी का जो पैटर्न है, हम आमतौर पे बात करते हैं कि गन्ने में इंटरक्रॉपिंग करनी है, बट उनकी जो विधि है, जो वो कर रहे हैं, उसमें गन्ना खुद एक इंटरक्रॉप है, एक सह फसली है गन्ना। उनकी जो प्राइमरी क्रॉप्स हैं वो उनकी सब्जियां हैं और बाकी क्रॉप्स हैं, उसमें वो गन्ना एज अ इंटरक्रॉप ले रहे हैं। वो खुद भी बोलते हैं कि ये मेरे पूरे खेत का इंश्योरेंस है, मैं अपनी सारी फसल काट लेता हूँ, उसके बाद जो मेरे इंश्योरेंस है, वो बीमा जो है वो मेरा गन्ना है, वो मुझे जो भी दे के जाएगा वो उनके लिए ठीक है। हमारे यहाँ समस्या जो हमने बताई वो है, प्लस हम इसको और कई सारी और समस्याएं हैं, जैसे आपके पास इंटरक्रॉप करने की सब्जी के लिए मैन पावर भी एक दिक्कत हो सकती है। आपके पास मार्केटिंग सबसे बड़ा इशू है कि आपके पास अच्छी मार्केट है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आपकी अपनी समर्थता कितनी है, कि आप कितना काम करना आपको नॉलेज है या नहीं है, या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये भी डिस्टेंस है। आप इंटरक्रॉप करो, जो कर सकता है वो बिल्कुल करे, और ये ट्रायल्स हैं, आप करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके लिए जाना जरूरी है। जब आप कहते हैं गन्ने में सह फसली, और आप बता रहे हैं कि जो अवतार सिंह जी हैं वो सब्जियों में गन्ने की फसल उगाते हैं। वो कह रहे थे हमसे, जब मैं गया था उनके यहाँ अभी पिछले दिनों, जब मैं गया नवंबर महीने में, तो वो 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की जो है वो बेच चुके थे, क्या कहते हैं, बंद गोभी बेच चुके थे, और बाकी कह रहे थे टमाटर लग चुके थे, मिर्ची लग चुके थे। तो जितना पैसा वो टमाटर मिर्ची का, उतना से ज़्यादा उतना पैसा उनको गन्ने में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा सारा पैसा तो निकाल लिया है, अब जो गन्ना बच गया है जो उन्होंने 8 फीट पे लगाया है उससे उनको निकल गया। लेकिन परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है, चीज़ें व्यवस्थित हैं, और उत्तर प्रदेश या दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे नहीं है। साथियों, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि दिलजिंदर भाई जो कह रहे हैं या जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर जो संदर्भ है वो उत्तर प्रदेश का है। आप जब महाराष्ट्र में करेंगे, आप बिहार में करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, या पंजाब हरियाणा में करेंगे, तो आपको संदर्भ का ध्यान रखना है, अपनी जलवायु, अपना क्लाइमेट, अपनी मिट्टी और अपना पानी संसाधन को ध्यान रखना है, ताकि आप सही तरीके से उसको फॉलो कर सकें। लेकिन एक चीज़ तय है कि मैंने 3 राज्यों में अलग अलग जो देखा है इसको, उसमें ये देखा है कि अगर आप एक बड लगाते हैं तो आपको गन्ने जो हैं 10 से लेकर के 50 तक मिल सकते हैं। 50 गन्ने मैंने अवतार सिंह जी का देखे थे, हालांकि मुझे टाइम नहीं पता कितने समय का था, लेकिन 10-12 कल्ले तो मैं आपको यही दिखाता हूँ, और यही इसकी सफलता का राज है। कोई अच्छा सा गन्ना दिखाएं तो देखिए। नहीं, कोई भी प्लांट उठा, मैं कह रहा हूँ अच्छा सा दिखा, दोनों दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप इसमें वो गिनिए आप जी।
आप भी गिनिए, आप पकड़िए। तो कि इन्हीं से गन्ना आना है, तो ये बड लगाई गई। आशीष ज़रा इधर आइए, मैं साथी हैं मेरे आशीष। ये एक सिंगल बड लगाई गई। कई सारे लोगों को भरोसा नहीं होता कि एक विधि से कैसे हो सकते हैं। अब मैं गन्ने गिनता हूँ आपके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जी। तो 16 जो गन्ने हैं, आप 16 गन्ने रखेंगे इसमें? एक आ तो चुके हैं, या इनमें से कुछ कम या ज़्यादा करेंगे? अभी इसमें और आएंगे। अच्छा। अभी इसमें और आएंगे, क्यों? क्योंकि अभी आप देखो कि सर्दियां हमारी ख़त्म हो गई, अब हमारा तापमान बढ़ने लग गया है। इस डिस्टेंस पे हमको कितने चाहिए, वो कैलकुलेशन है कि हमको इस 2 फुट बाई 4.25 फुट में हमको 10 से 12 गन्ने चाहिए। अच्छा वेट, यूनिफॉर्म वेट और अच्छी क्वालिटी के लिए। दूसरी बात, इसको हमें कुछ नहीं करना है। हमने बस जब हमें लग गया कि ये इस पे मेरी मशीन चल पाएगी, जब इसकी हाइट अतिरिक्त ना हो, मतलब अब इसमें कई सारी चीज़ें आ गई हैं। वो तो सबके पास है। अब परिस्थिति की बात, अब जैसे छोटा ट्रैक्टर की बात आती है, जब आप इक्विपमेंट्स की बात करते हो, हमने नहीं इन्वेस्ट किया उसमें। हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि हमारा एक ही ट्रैक्टर, एक ही मशीन से हमारा काम हो जाए। तो हम उसके मद्देनज़र इसकी हाइट देखेंगे कि जब हमारा ट्रैक्टर ऊपर चले तो ये गन्ने को नुकसान ना हो। उस वजह से वो देखो जी, हर चीज़ कोरिलेटेड है। हमने उसी के मद्देनज़र हम इसको 2.5 फुट भी कर सकते थे, और 2.5 फुट में हमको 14 गन्ने भी मिल रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। हमने 2 फुट इसलिए रखा कि हमारे 10 गन्ने पूरे हो जाएं। जो आपने अभी गिने तो हमारे पूरे हैं। जो ये बाद वाले गन्ने हैं, इसमें से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, जो तगड़ा वही सर्वाइव करेगा। तो अपने आप ये प्लांट खुद डिसाइड करेगा कि हमको इनमें से कौन से 10-12 गन्ने ऊपर लेके जाने हैं। बाकी मोर्टेलिटी अपने आप हो जाएगी इसमें, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। ये प्रकृति काम खुद, ये नेचर का काम है। नेचर इसको डिसाइड करेगी कि इस पौधे में से मजबूत 10-12 गन्ने ऊपर जाएंगे, अपने आप जाएंगे। तब हम इस पे मिट्टी लगाएंगे। अब टाइम आ गया है। अभी अगले कुछ दिनों में इसकी जुताई करके मिट्टी लगाने का समय आ चुका है इसका। हम चाहें तो मिट्टी लगा सकते हैं। तो ये मिट्टी को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल है। पहला तो ये कि बेड, आप वो मशीन तो हम देखेंगे बीच में, मैं आपको मशीन साथ में दिखाऊंगा। बेड कैसे बनाते हैं? ट्रैक्टर से ही बनाते हैं या कोई हमने कुछ अलग से बनवाया है करने के लिए? बहुत साधारण, हमने सिंपल, हर चीज़ को हमने सिंपल रखा है। जो अवेलेबल रिसोर्स है हम उसी को उपयोग कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। रह गई बात छोटे ट्रैक्टर की, बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आए मेरे पास भी। हमने इस डिस्टेंस पे छोटा ट्रैक्टर चला के देखा, उसमें समस्या क्या आती है कि जो अभी आपके ये टिलर साइड वाले हैं, वो टायरों के नीचे या उसके पीछे वाले इक्विपमेंट के नीचे आते हैं और वो टूटते हैं। जब आप ट्रेंच विधि या नॉर्मल, जिसको हम रेगुलर मेथड कहते हैं, जब उसमें करते हो तो उसमें इस तरीके से फैलाव नहीं होता प्लांट का। उसके ऊपर वो 2-4-6 कल्ले जो भी आते हैं वो सीधे चलते हैं, तो उसमें जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, बट इसमें आपको जगह थोड़ी कम मिलती है, तो इसकी वजह से वो इसमें चलता नहीं है। अब फिर ये चीज़ को रिलेटेड है कि 4.5 फुट पे तो किसान का सवाल आएगा कि हम 5 फुट पे कर लें, कि अगर हमें छोटा ट्रैक्टर चलाना है। तो जब आप 5 फुट पे जाओगे तो एकड़ के पीछे आपके 4 से 5 रोज जो ये नालियाँ हैं ये कम पड़ जाएंगी। जब आपकी रोज कम पड़ेंगी तो पूरे एकड़ का गन्ना जो है आपका, वो उसमें मिलेबल केन्स में कमी आ जाएगी। तो जब मिलेबल केन में कमी आएगी तो आपके उत्पादन में, तो आपको एक मशीन को सूट करने के लिए आप फिर खेत का उत्पादन कम करेंगे। 4.5 फुट से 5 फुट पे जाने के पीछे पीछे आपकी लाइंस में कमी आ जाएगी और आपका उत्पादन, मिलेबल केन कम हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल जो हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने कहा है कि ट्रैक्टर आपने नया नहीं लिया, क्योंकि इनको पास लागत अपनी कम करनी है, इसलिए इन्होंने ट्रैक्टर जो परंपरागत ट्रैक्टर जो है वो 50-60 या 40-50 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर जो है, उसी में आपने ऐसा कर रखा है जब ट्रैक्टर निकल जाए और गन्ना, ये पहला गन्ना दूसरा गन्ना ना टूटे, उतने पे से जुताई कर देते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं। उतने में हमारे पर्याप्त टिलर्स हो चुके होते हैं, उतना ही हमने डिस्टेंस रखा। यही डिस्टेंस अगर हम 2.5 फुट कर देंगे तो हमें टिलर्स ज़्यादा चाहिए फिर इसमें, और ज़्यादा टिलर्स के लिए हम वेट करेंगे तो ये मदर शूट की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें कोरिलेटेड, ये फार्मर को खुद नोट उसको करना है, इसको देखना है करके कि मैं कब इस पे मिट्टी चढ़ाऊँ। एक चीज़ हमारी पीछे छूट गई थी, वो भी अगर हम उस पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम हम मैच्योर क्लम्प एक दिखा रहे थे कि हाँ इसमें इतने टिलर्स हो गए, बट उसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे ये हमने गैप फिलिंग की लेटर पीरियड में, जो हमारा नुकसान हुआ कि ये वाला जो क्लम्प था हमारा, ये देर में लगा है इसमें जब गैप फिलिंग करी है। ये नुकसान हमारे हुए हैं आवारा पशुओं की वजह से। यहाँ पे एक लगा था, इसको जानवर खा गए,
इसकी जगह हमने दूसरा लगाया, उसको जानवर खा गए, उसकी जगह हमने तीसरा लगाया तो वो अभी सिर्फ एक सिंगल खड़ा है। तो ये गैप जो हमारा आया है, इस गैप को पूरा करना कठिन हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है इसमें। ये सब चीज़ें हैं जिसको किसान को देखना है और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, और उसके साथ फिर अपनी अगर यही डिस्टेंस हमने 4 फुट पे रखा होता तो ये गैप जो अब इस वक्त हमारा 2 फुट का बन रहा है, ये फिर हमारा 4 फुट का गैप बन जाता बीच में। तो ये सब चीज़ों को आपको कैलकुलेट करके इसके हिसाब से आपको। तो एक अभिनव सिंह जी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है आपसे। इन्होंने पूछा है कि सर मेरे सवाल हैं कि मिट्टी कब और कैसे चढ़ानी चाहिए। दूसरा उन्होंने पूछा है क्या सारे गन्ने की वैरायटी बो सकते हैं। इसका विधि आपको सवाल का जवाब दे चुका है, कोई भी विधि इस विधि से बोई जा सकते हैं। मिट्टी कैसे चढ़ानी वो आपको बता देंगे। इस विधि से फरवरी मार्च में आप कहते हैं कि गन्ने की रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा उत्पादन पर असर पड़ सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ना किया जाए। आप कर सकते हो, कम ज़मीन पे करो, कम उससे करो, और डिपेंड करेगा आप किस राज्य से हो। लेकिन मिट्टी वाला बहुत सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। शुक्रिया अनुभव सिंह। तो बाकी आप बताएंगे मिट्टी कब कैसे चढ़ानी चाहिए। जी, अभी जैसे हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि आपकी वैरायटी और आपके पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट है, आपको उसके हिसाब से काम करना है। अब मैंने बड़ा ट्रैक्टर इसमें चलाना है, तो मुझे इसके हाइट का भी ध्यान रखना है, और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे टेलर्स पूरे हुए कि नहीं। तो ये जो स्थिति है, ये मेरी मार्च के मिड तक आ जाएगी इस गन्ने में। अभी आपने और हमने बैठ के गिना कि इसमें हमारे पास 16 टिलर्स हो चुके हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है 8 से 10 टिलर्स, जो कि कन्वर्ट होके मिलेबल केन बनेंगे। पर बड हमें 8 से 10 चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास इस पूरे 1 एकड़ खेत में 5000 बड लगी है। एक पूरे एकड़ में 5000 बड लगी वैसे है। टू बी प्रिसाइज 4750 बड लगी है, बिल्कुल सटीक। बट हाँ 4800 और गैप फिलिंग के साथ जो भी मेरे को अभी तक करनी पड़ी है, तो मैं मोटे तौर पे मोटे पे 5000 बड मान के चलता हूँ कि मेरे 1 एकड़ पे लग चुकी हैं। 5000 बड में मुझे उत्पादन चाहिए। 1 एकड़ का जो एरिया होता है वो 43,500 स्क्वायर फीट माना जाता है, और अगर आप एक गन्ने को 1 बाई 1 स्क्वायर फीट की जगह देते हो तो वो एक हेल्दी मिलेबल केन बनता है, उसको पर्याप्त जगह मिलती है। तो अगर आपके खेत में 43,000 गन्ने हो जा रहे हैं, तो और हर एक गन्ना 1 केजी का हो रहा है आपका, तो आपका उत्पादन 430 क्विंटल हो गया। उस चीज़ को, उस फिगर को, और आपका जब 1 बाई 1 स्क्वायर फीट जगह होती है तो आपका हर गन्ना जो है 1 केजी प्लस कम से कम होगा ही होगा। 1 केजी से नीचे नहीं जाएगा, 1 केजी प्लस होगा। वो 1 केजी 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी, 250 ग्राम भी हो सकता है। कई गन्ने 2 किलो के भी हो सकते हैं। इसी में हम आगे ये बताना चाह रहे थे कि जब मेरे पास पर बर्ड 10 गन्ने हो जाएंगे, तो आप समझिए कि मेरे पास 50,000 गन्ने 1 एकड़ खेत में हो गए। 50,000 गन्ने 1 एकड़ खेत में हो गए। 5,000 बड में अगर 10 मिलेबल केन पर बड मिलते हैं तो 50,000 गन्ने मेरे पास हो गए, और हर गन्ना अगर 1 किलो का भी हुआ तो मेरा 500 क्विंटल उत्पादन कहीं नहीं गया। बट आप इतना सटीक नहीं कर सकते हो, ये ऑन पेपर कैलकुलेशन है, प्लस माइनस हमेशा चलता है, प्लस माइनस हमेशा चलता है। शुक्रिया आपका। तो ये बलेश कुमार तोमर हैं, इन्होंने पूछा है कि जो बेड मेकर है इसकी कॉस्ट क्या रहती है। तो बाकी जवाब ये देंगे, थोड़ा मैं देता हूँ कि ये बेड मेकर इन्होंने ख़रीदा नहीं है, बल्कि कल्टीवेटर में जुगाड़ जोड़ तोड़ करके बनाया है, वो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि बेड चौड़ी कितनी रहती है। तो बेड आप रखते हैं 4.25 फीट, 4.5 फीट। बेड की चौड़ाई डिपेंड करती है आपने किस इक्विपमेंट से काम करना है। फिर से वही, मतलब हम रिपीट ही कर रहे हैं इस चीज़ को। ये मेरे जो बनते हैं ट्रैक्टर के ट्रैक के पीछे, ट्रैक्टर के टायरों के पीछे, तो वो इसलिए बनता है ताकि अगली बार मुझे जब ट्रैक्टर चलाना पड़े तो मेरे गन्ने को नुकसान ना हो। तो बेड मेरे जब बने हैं वो उसके बीचों बीच ट्रैक्टर के टायर चलेंगे और हमें जुताई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बालेश भाई शाहजहाँपुर से हैं, और तो आपके कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, आप इसे देखिएगा। फिर भी कोई आपका सवाल छूटता है तो हम फिर यहाँ पे आएंगे, कि हमने कहा है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हम आते रहेंगे यहाँ पे। एक और है कि ये गिरीश कुलकर्णी जी हैं, इन्होंने कहा कि हमने इसको लगाया था साउथ इंडिया से या महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने लगाया था, शायद उनके यहाँ ये सफल नहीं हुई और उनका नुकसान हुआ। तो उसका रीज़न वही रहा होगा कि वहाँ पे और हमारी जलवायु क्या अंतर, या मिट्टी का कैसे लगता है क्या हुआ होगा जो उनको नुकसान हुआ। वैसे तो जैसे हमने पहले बात करी है इस पर
कि इस मेथड में कोई फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज मतलब कोई कमियां नहीं है, इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं किसान की ही चूक है इसमें। तो ये तो फिर ऑब्जर्वेशन का एक विषय है कि क्या मतलब ये जब आप डिस्कस करोगे या जब आप देखोगे तभी आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हो। ऐसे थोड़ा सा कठिन है इस पे बताना कि तो कहाँ गिरीश कमी जी, रह गई मैं होगी। आप दिलजिंदर भाई का आपको नंबर शेयर करूंगा, आपको वाला पर्सनली आप इनसे बात करिएगा और अवतार जी से बात करिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपके यहाँ नहीं हो पाई, या फिर वैसे हो। और मैं कहूँगा कि आप थोड़े से ज़मीन में आधा एकड़ 1 बीघा विश्वा में करके देखिए, फिर अगर होता है तो आप आगे बढ़िएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो है दो है कि खरपतवार का नियंत्रण। जी क्योंकि हम भी कहते हैं या आपने कहा है कि हमको इस विधि में खेत में लागत कम करनी है और कम बार खेत में आना है, रोज़ खेत में नहीं जुटे रहना है। तो खरपतवार कैसे करते हैं? जी, देखिए वीड्स जो है ये भी एक कुदरत की देन है। आप कभी इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर आदमी कोई भी ये सोचे कि नहीं हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो तो कभी भी नहीं होगा। तो क्योंकि ये कुदरत की देन है और ये बार बार होगा, तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक लेबर हो गया और जो दूसरा हमारे पास अवेलेबल है वो केमिकली आपके पास केमिकल ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आज के दौर में जब आप इस दौर में बात कर रहे हो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, बट उसको अटेन करने के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है मैन पावर। आपके पास रेडिली अवेलेबल लेबर नहीं है इस समय जो फार्म्स पे काम करे, और अगर है भी तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो किसान की एक मजबूरी हो जाती है कि उसको इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वीड्स का उत्पादन पे डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर आप वीड मैनेज नहीं कर पाए हो किसी समय किसी कारण की वजह से, तो आपके उत्पादन पे सीधा, आप सब कुछ कर लीजिए खेत में सही कर लीजिए और वीड मैनेजमेंट ना करिए तो वो डायरेक्टली आपके आउटपुट पे असर डालेगा, उसको कम करेगा। तो मजबूरी ये हो जाती है किसान की कि फिर उसको केमिकल वीडिसाइड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो जैसे अभी साथियों ये यहाँ पे देखेंगे तो ये करीब 5 से 6 महीने होने को है। जी सितंबर महीने लगाया हाँ, था, मिड सितंबर जी। हाँ मिड सितंबर, मिड करीब सितंबर। 5 महीने ज़्यादा समय हो गया है। और इसमें आप खरपतवार है ही बहुत कम दरअसल, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं पहुँचा, ये तो हमको न समझ में आ रहा है। लेकिन कि इसमें आपने कितनी बार खरपतवार का प्रयोग किया है? जुताई एको बार नहीं हुई, निराई एको बार नहीं हाँ, हुई? यही चीज़ पे मैं चाहता था कि आप फोकस करते जी, हाँ। कि आप देखो कि ये बेड जिस दिन से बने हैं उस दिन से इसमें कोई लेबर का काम नहीं हुआ है, इन द सेंस कि ना कोई गुड़ाई हुई, ना कोई किसी और माध्यम से इसको हटाया नहीं गया। इसमें हमने देखिए वीड कंट्रोल मैनेज करना भी एक मैनेजमेंट है खेत का। तो इसके लिए आपके पहले खेत में कौन से वीड्स ज़्यादा होते हैं आपको ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और कौन से वीड पे कौन सी दवाई काम करती है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये शेयर किया था सबके साथ कि हम बहुत बेसिक और जेनेरिक दवाइयाँ को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पे कम रेटों पे मार्केट पे ईजिली अवेलेबल है मेरे यहाँ पे, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम किसानों के यहाँ पे मोथा, ये जो घास होती है ये बहुत ज़्यादा आराम से होती है और इसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने जैसे निकाल के दिखाया तो इसमें गांठ होती है और इसमें एक गांठ की चेन होती है, ये स्ट्रिंग से अटैच होते हैं, फिर थोड़ी दूर पे गांठ है, फिर गांठ है। अगर आप 1-2 गांठें ख़त्म भी कर दोगे तब भी ये आपके खेत से ख़त्म नहीं होगा, आपका ये बार बार रिपीटेडली होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे वीड कौन सा है और वो कितना फ्रीक्वेंटली बार बार वो जम रहा है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप वीडीसाइड यूज़ कर रहे हो आप किस स्टेज पे इस्तेमाल कर रहे हो वीड के। आपको इस स्टेज पे वीड आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये वीड की स्टेज बहुत बड़ी हो गई है। वीड जब आपको नज़र आने लगे खेत में नेकेड आई से, अपनी आंखों से छोटा छोटा, आपको तभी दवाई का प्रयोग कर देना चाहिए। तब करेंगे तो कम दवा लगेगी और इसमें इस्तेमाल, अगर इसमें आप पौधे डालेंगे तो हो सकता है कि इसका जो बूंदे हैं वो असर जो है गन्ने पड़े, आपका नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं बाराबंकी से हूं, हमारे जो मोथा होता है इतना मोटा हो जाता है, और ये मोथा शायद दवाओं का इसका असर रहा है, इसको पानी कम मिला है, पोषण नहीं मिला है। देखो तो इसका मेरा अनुभव कहता है कि इसको वो पोषण नहीं मिल पाया जो गन्ने को मिल रहा था, जो गन्ने को पानी मिल रहा था, जो गन्ने को खाद मिल रही थी, जो गन्ने को नीचे की ताकत मिली, वो नहीं मिले। तो उसको देखिए ये मरा सा है, थोड़ा कुपोषण लग रहा है। हाँ बिल्कुल है जी। देखिए इस पे असर है, ये इसको बहुत कम स्टेज पे जब आप दवाई डाल दोगे, जैसे आपने अभी बात बताई कि छोटी स्टेज पे आप इस पे दवाई डालोगे तो आपकी दवाई रेकमेंडेड दवाई से, वैसे अगर मोटे तौर पे बात करें, और बहुत सारे किसान भाई मुझसे सहमत होंगे इस बात पे कि आप जब 2,4-D एक बहुत जेनेरिक दवाई है, तो हम 2,4-D मोथे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो चौड़ी पत्ती के लिए रेकमेंडेड है और मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है वो, बट हम इस पे भी वो काम कर रही है हमारे लिए। तो 1 लीटर प्रति एकड़ की उसकी रिकमेंडेशन है। अगर हम छोटे घर पे मारेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो 200 से 250 ml भी काम कर जा रही है।
और आप सोचिए कि जब 1 एकड़ पे आप 1 लीटर दवाई डालते हो तो गन्ने पे थोड़ा सा झटका आता है, बिल्कुल आएगा, हाँ। बट जब आप 200-250 डालोगे तो गन्ने को तो पता भी नहीं चलेगा कि इस पे दवाई पड़ी है, इसको बिना किसी असर के इसको वो ख़त्म कर देगी। तो यही मैनेजमेंट है। आपने हर्बिसाइड की डोज कम कर ली, वीडीसाइड की डोज वहाँ कम कर ली, पैसे बचाए, वहाँ बचा डोज भी लिए कम हुआ। और आपके गन्ने पे भी असर नहीं आया। अच्छा, तो आपने अभी तक इसमें कितनी बार छिड़काव किया होगा? शुरू से अभी तक जो हम इन 5-5.5 महीनों की बात करते हैं। इसमें आपका जो प्री इमरजेंस, जो बुआई के तुरंत बाद आप प्री इमरजेंस की जमने से पहले आप एक दवाई स्प्रे करते हो, उसको मिला के इसमें 3 बार स्प्रे हो चुका होगा। अच्छा, और जो अगर हम 2 बार ऊपर से है, पोस्ट इमरजेंस 2 बार हुआ है, और एक प्री इमरजेंस जो आपने गन्ना बोते ही आपने कर दिया, उसके बाद 2 और। अच्छा, तो अब इसमें आप एक बार जुताई करेंगे, उसका फिर जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अब हाँ, अब इसमें मशीन और ट्रैक्टर का इस्तेमाल अभी एक ही बार होगा। वो होगा जब हमको इसको जो बेड है जो इतना हार्ड हो रखा है, इसको हमको नरम करना है। इसको हम 1-2 बार जोतेंगे और तुरंत बाद उसकी मिट्टी चढ़ा देंगे। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए वही यंत्र है ना? जिस उपकरण से हमने ये कोण बनाए हैं, बेड बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, वो थोड़ा खुल जाता है, और उसको खोलने से ये होता है कि मिट्टी जो है बिल्कुल जड़ तक पहुंचती है। उसी से हम फिर इसकी मिट्टी, उसी उपकरण से इसकी हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। जी। अच्छा, और अब बात करता हूँ कि फर्टिलाइज़र की है, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत फर्टिलाइज़र चाहिए। कई सारे लोग कहने, जब आपने पहली बार हमने वीडियो बनाया था जब यहाँ सितंबर महीने में, तो मैंने पूछा कि आपने क्या क्या कितना DAP, कितना NPK और पोटास डाला है, तो उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। तो दूसरे किसानों क्या, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि ये ऐसे ही हमसे नहीं बोलने वाले हैं, तो फर्टिलाइज़र का जो मैनेजमेंट है वो कैसे है? हाँ, मैं देखिए, फर्टिलाइज़र की बात यह है कि अगर देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, क्रॉप को न्यूट्रिशन, किसी को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो आज की कंपटीशन के दौर पे किसान को ज़्यादा उत्पादन चाहिए। ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको कुछ ना कुछ खुराक इसको देनी पड़ेगी। 2 कंडीशंस होती है, या तो आपकी ज़मीन में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो बिना अतिरिक्त फर्टिलाइज़र के आपके क्रॉप को सपोर्ट कर ले। एक तो ये है, जो कि आज के दौर में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस स्टेज तक लाने के लिए आपको इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसान के दिमाग में ये बात है कि हमने इसमें खाद डाली है तभी वो इतने टिलर्स कर गया है, तो ये भ्रम है। इससे उस किसान भाई को बाहर आने की, किसान साथियों को बाहर आने की ज़रूरत है। आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है, इसकी न्यूट्रिशन की, यहाँ से आगे का सफ़र पूरा करने के लिए आप इसको न्यूट्रिशन देंगे, ताकि आपके जो गन्ने बनेंगे वो मजबूत बने, हेल्दी बने, और वो वेट आपको दें। बट अगर कोई किसान भाई ये सोचता है कि नहीं, इसके टिलर्स के लिए हमने कुछ इसमें उपयोग किया है, तो वो भ्रम है। मैं इससे आपको आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। एक बात और जोड़ देता हूँ, चाहे वो DAP हो, चाहे वो NPK हो, या कोई भी जो फर्टिलाइज़र हो, अगर आप एक बोरी डालते हैं तो सिर्फ 12 से 13 किलो जो है उसमें आपको सही चीज़, मतलब जो फास्फोरस है वो मिलता है। उसमें भी पौधों के हिस्से मुश्किल से 25 से 30% आता है, बाकी या तो मिट्टी में चला जाता है या हवा में उड़ जाता है। और खासकर जो DAP है वो इतनी पथरीली, अगर आपने सही, मतलब बेसिल में इतना ज़्यादा डोज कर दिया कि आपको लगा सब कुछ ऊपर तक हो जाए, तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जो पूरी खाद है, सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे, बल्कि वो आपकी खेत को भी बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब कर सकती है, क्योंकि वो पत्थर जैसे हो जाता है। और अगर कोई भी फर्टिलाइज़र है, उसका जो समन्वय है ना, तारतम्य बिगड़ा, तो अगर आपने वो फास्फोरस को तो रोकेगा ही, साथ में NPK और दूसरे जो हैं उनके साथ भी ऐसा उसका मतलब ऐसी दुश्मनी हो जाती है उनकी कि पौधा दूसरे पोषण भी नहीं ले पाता। इसलिए जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सोच समझ के करें। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ, हमने पिछली बार भी दिखाया था कि अगर आप इसी विधि को, इसी गन्ने को इसी खेत में किसी दूसरे विधि से बोते हैं, वो भी आपने इधर लगाया था ना, वो भी आप देख लीजिए कि करते हैं तो क्या असर होता है और क्या आपको दिखाई पड़ता है। और ये देखिए, किसी भी आपने समझा, मैं फिर दिखाता हूँ। देखो, ये आए यहाँ पे, इन्होंने दोबारा बोया था, मुझे याद है यहाँ पे खरगोश का बहुत आतंक था। जी बिल्कुल। हाँ, खरगोश और नीलगाय का बहुत आतंक था। अब देखिए, ये पता 5-5.5 में इतना बड़ा हो गया है, और ये सिंगल निकल के आया तो हो तो जाएगा, लेकिन इसमें 2-4 गन्ने होंगे और शायद वो आपको प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। हाँ, अब ये जो विधि है, मतलब विधि क्या, जो ट्रेडिशनल किसान उगाते हैं उस तरह से उगाया गया, सेम शायद वैरायटीज़ हैं, हाँ, सेम है ना। वैरायटीज। और आप उनको गन्ने के वो देखिए, लंबाई मत देखिए, आप उनको टिलर देखिए और उससे करिए। जी। तो आप इसमें देखिए कि इसमें मदर शूट ने ही ग्रो किया। ये एक गन्ना निकला, ये देखिए एक गन्ना निकला ये, और इसके बाद इस प्लांट में, इस एक पौधे में अभी सिर्फ 2 टिलर्स हुए हैं। एक ये निकला है और एक ये निकला है।
बट खेत दूर से बहुत हरा भरा बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मदर शूट ने अच्छी ग्रोथ कर ली है, अच्छी लंबाई कर ली है। और ये मुझे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, ये अधिकांश किसानों की ये समस्या है कि भाई यही दिक्कत आती है कि जब बो दिया जाता है तो एक मदर शूट चलता है और एक आधे टिलर्स होते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। ये और ये डिफरेंस जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मेथड और इस टेक्निक की वजह से है कि आपने सेम चीज़ इसमें और सेम चीज़ इसमें करी है। सेम कंडीशन, सेम वैरायटी, सेम फील्ड है। और आप देखिए कि इसमें हमारे पास 15 से 16 कल्ले हो गए हैं और उसमें आप देखिए कि एक से दो होना खेत बहुत का कठिन है। हरा भरा होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़रूरी ये है कि आखिरी जब आप मिल जाते हो, जब आप बेल को जाते हो, जब आप पेराई करने तैयार होते हो, तब आपके खेत में गन्ने कितने निकल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और वो आपको पैसे दे के जाएंगे, वो आपको आमदनी का है, ना कि जो हरा भरा है वो ठीक है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे जो किसान हैं वो मदर सूट निकाल देते हैं, लेकिन जो नेचुरल खेती करते हैं वो उसको उस विधि को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो आपको गन्ना बगल वाला है, ये किसी और विधि से है? हाँ, ये क्योंकि ये लेट सोइंग है, ये लास्ट ईयर मार्च, मिड मार्च या एंड मार्च की सोइंग है। तो ये हमने ट्रेडिशनल तरीके से किया और ये ज़्यादातर जैसे आपकी सप्लाई के लिए हो गया गन्ना, तो उस हिसाब से हमने बोया है। ये जो आम तौर पे पारंपरिक तरीका है, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन करके हमने किया है। जिसमें 2.5 फुट पे आपके 3 कूड़ निकलते हैं, तो उसमें हमने प्रयोग ये किया था कि हमने 2 कूड़ बो के एक को छोड़ दिया। तो उससे हमें क्या, वाइडर स्पेसिंग पे चले गए हम, तो उससे भी हमारे गन्ने का मोटाई और लंबाई ठीक ठाक मिल गई हमें। तो कहते हैं खेती में सनकी मत बनिए, वो काम करिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, और कोई भी पूरा एक गेम मत खेलिए। तो वो खुद भी ऐसा करते हैं। जी, जी। हम दोनों लोग इस बारे में उस दिन सहमत थे, इस बारे में कि आप ऐसा ना हो जाए कि हमने देखा इनके, आपने 8 लाख व्यूज़ देखे और लगा कि यार इसमें लागत कम है, तो फिर आपको लगा बस यही कर डालते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने पहली बार लगाया था तो खुद उन्होंने भी आधा 1 एकड़ में शुरुआत की थी। जब 4-5 सालों में अनुभव इतना आ गया तो 5 से 6 एकड़ तक पहुँचे हैं, और आज भी दूसरी विधियों को अपने खेत में लगातार प्रयोग करते हैं, ताकि कहीं इधर कोई गेम होता है, कहीं कोई यहाँ पे दिक्कत होती है तो उनका हो सके। और हर एक विधि को या हर एक खेत को इतना ज़्यादा कई बार समय भी नहीं मिल पाता ना कि इतना मेहनत करेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको ध्यान दें। साथियों, ये एक और खेत है जो आपको मैं दिखा रहा था, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको ये ना लगे कि नहीं हमने कोई खोद के एक कोने में दिखाया आपको कि चले आए। अब आप इसमें जैसे मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप देखिए कि अब ये वैरायटी का कैरेक्टर है ये, कि सेम टाइम की सोइंग है और इनफैक्ट ये वाला प्लॉट उस प्लॉट के बाद लगा है। बट ये गन्ने का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप इसमें इसके कल्ले गिनने लगेंगे तो आप गिनिए, मतलब आपको ये गिन के दिखाना भी चाहिए कि आप इसको फॉर एग्जांपल इसको गिनिए आप, तो आप काउंट करिए तो ये देखें कि हाँ क्या तो है। हमें ये आसपास ही गन्ना लगा हुआ है जी, थोड़ा अंतर है, जब मतलब दिन हाँ, में जी, जी, जी। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं ताकि हाँ जी, एक पॉइंट से या यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, इसके इधर से। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो करते हैं ना। हाँ, तो जी, 1 हाँ जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, नीचे 2 और निकले, और ये जो बीच वाला है 27। इसमें मैंने इस तरह के छोटे गन्नों को, देखो मैं तोड़ के दिखाता जी, हूँ, छोड़ दिया आपने, हाँ। हाँ, ये देखो इस तरह के मैंने जो कल्ले निकल रहे हैं उनको मैंने गिना नहीं है, तब इसमें 26 गन्ने हैं। और ये एक 27, हाँ जी। इसको मिला लोगे तो 2 दिन और है, मैंने हाँ जी, छोड़ हाँ दिया जी। उनको। मैंने जी, कहा जी, इनको जी। कौन नाप वो जी, करेगा। हाँ जी। पीछे भी दिखाई पड़ रहे हैं, एक दो हाँ उधर जी, उधर हाँ भी जी। दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये है। अच्छा, आप कुछ बात कर रहे थे वैरायटी का, जी, वो जो खेत हाँ। है। हाँ, मैं वही बता रहा था कि कुछ चीज़ें आपकी वैरायटी के कैरेक्टर पे डिपेंड करती हैं ना। तो ये सब प्रयोग की बातें हैं कि इस साल जैसे अब हमने इसका प्रयोग किया, हमने इसको 2 फुट पे लगाया है और 2 फुट पे हम देख रहे हैं कि इस वैरायटी की क्षमता ही इतनी है कि 27 कल्ले ये दे रहा है अभी, और उसकी अपेक्षा वो 16 कल्ले दे रहा है। तो अब इससे सीखने वाली बात ये है कि इसको अगर हम उठा के अगर 4 फुट पे भी ले जाते हैं, तब भी हमको 4 फुट पे ये बोने में घाटा नहीं है इस वैरायटी को। और उसको अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें थोड़ा सा हाँ कम हो जाए। तो ये सब प्रयोग की चीज़ें होती हैं कि आप एक लकीर पे आप नहीं चल सकते हो, आपको ये सब करते रहना है और सीखते रहना है, और उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करते रहना है, आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से।
अच्छा, इन दोनों आप दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, बराबर करते हैं, गन्ना किस्म वही रहती है और साथ मतलब बाकी रख रखाव भी वैसे रहता है। तो यही यही है सिंगल वर्टिकल विधि में गन्ना यहाँ से निकलता है। जी। कई सारे लोग कहते हैं कि पूछा तो इसको नीचे करना चाहिए, आप कैसे बोते हैं इसको? नहीं नहीं, इसका जो सीधा तरीका है कि आप नीचे की तरफ से, जड़ की तरफ से गन्ने को काटना शुरू कीजिए और आपको ये मान के चलना है कि एक ये रिंग बना होता है। हाँ, ये मुझे ये एक रिंग बना होता है ना इसमें, और इसके ऊपर एक बड होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मतलब जो समझ जाएगा किसान तो उसको समझ में आ जाएगा। ये आँख है और इस आँख को चलने के लिए इसकी खुराक यहाँ पे है, ये इंटरनोड में इसकी खुराक है। तो आपको आँख इतना पोर्शन जो है मिट्टी में आपके चले जाना चाहिए। जब तक ये अपनी जड़ें बनाएगा तब तक इसको यहाँ से पोषण मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके ऐसी पार्ट आ जाएगा, आपको नीचे से काट देना है और इतनी आँख आपको रखनी है और इसको आपने सिर्फ आधा इंच जो है आपकी मिट्टी में ये आँख दब जाए, जैसे इतना सा मिट्टी में रहना है। बस जी, आधा इंच। तो इसीलिए नमी की अगर ये बहुत ज़्यादा सूखा हुआ कुछ हो तो सूखने का डर रहता है फिर तो इसमें। इसीलिए पहले पानी भर के नाली को गीला कर दिया जाता है, पानी भर के, और नरम कर दिया जाता है। पानी भरने के दो मकसद हैं, एक तो आपकी मॉइस्चर हो गया और दूसरा वो नरम हो गया, तो ये फिर आराम से आपका लग जाता है। तो साथियों, जो ये ट्रेडिशनल विधि है, परंपरागत विधि, इसमें ट्रेंच विधि ज़्यादातर लोग जो गन्ने की बुआई करते हैं उसमें कुछ इस तरह से लगता है। इसमें कम से कम 2 आँखें तो होती हैं और सिंगल वर्टिकल विधि में सिर्फ 1 आँख होती है। सबसे पहली जो कि बचत हो जाती है वो हो जाती है आपके गन्ने की। आपका इसमें 2 पीस हो गए करीब है ना, जी, जी। सलीके से काटना पड़ेगा। 2 पीस हो गए, इसमें 1 लगा। कई सी साथी ने सवाल ये पूछा था कि इसमें आप जो है ये जो आगे रेड सा नज़र आ रहा है, ये आपने इसका बीज शोधन किया जी, है, जी, वो ये- कैसे? इधर इधर देख लेते हैं। आज कुछ छोड़ेंगे नहीं, आप लोग सब ध्यान रखेंगे। ये है कि बार बार फिर पूछना भी नहीं है, क्योंकि पहले देखना है, समझना है। हाँ, ये तरीका है, अच्छे तरीके से छिड़कना नहीं है। कई सारे लोग मैं देखता हूँ कि उस अच्छी छिड़क कैसे कर देते हैं या ऐसे निकाल के बोर कैसे कर लेते हैं। जी जी, अब आप देखिए, जैसे सेफ रहने के लिए हमने क्रेट का इस्तेमाल किया है, हमने एक स्टैंडर्ड साइज हमने बना लिया है। हमें जो अभी तक अपने अनुभव में समझ में आया कि 2 आंख का टुकड़ा बोना है, ये हम पारंपरिक तरीके की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम वर्टिकल बड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि हमने अब इसको, अच्छा, हम अपने फार्म में हमने अपनी एक प्रैक्टिस बना रखी है कि हम हर गन्ने को एक समान तरीके से बोते हैं, चाहे वो सीड का हो या वो ना हो। इसमें बस थोड़ी समस्या ये है कि आपकी जो थोड़ी सी लागत थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ। अब इसको हमने इसको ट्रीट करना है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको पूरे को हमने ये सोल्यूशन बना लिया है पानी का। इसमें क्या है सोल्यूशन में? हाँ, इस सोल्यूशन में हमारे पास कार्बन डाइजिम है, जो एक फंगिसाइड है, जो इसका फंगस के लिए इसको रोकथाम करता है। उसके अलावा हमने एक कीटनाशक फिप्रोनिल या कोई भी जेनेरिक, अगेन हम इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि क्योंकि हम हाई एंड उसकी एंड तरफ नहीं जाते हैं, महंगे उसकी तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसको उठा के इसमें आप मतलब घोल में इसको ऐसे जी, पूरा डाल देते हैं। जी, जी, ये देखिए तरीका, देखिए, सीड ट्रीटमेंट का हाँ, साधारण ये क्रेट तरीका को ये है। हमने इससे भिगो दिया। ये सारी क्रेटें हम जब डालेंगे तो पानी पूरा अपने ये ऊपर आ कवर हो जाएगा, जाएगा। हाँ जी, ये पूरा कवर हो जाएगा, पानी में डूबा रहेगा। इसको कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट तो हम इसी में रखते हैं, ताकि ये इसके किनारे जो हैं, जो इसके एजेस हैं ना, ये अच्छे से शोधित हो जाते हैं। यहाँ से दवाई जो है Absorb हो जाए कुछ। अच्छा, इसका भी एक छोटा सा उदाहरण देके हम आपको, मतलब किसान भाइयों के लिए है, बहुत अधिकांश लोग जानते भी हैं, बट फिर भी जिनके लिए नहीं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसे आपके हाथ में घाव हो जाता है, आपकी ऊपर की स्किन जब कट जाती है या आपको जख्म हो जाता है, तो आप उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, जिससे मक्खी बैठे ना या और कोई इन्फेक्शन ना हो। सिमिलरली ये जब हम गन्ना काटते हैं तो ये घाव हो जाता है गन्ने के लिए, तो हम इसको ट्रीट इसलिए करते हैं ताकि ये जब मिट्टी के संपर्क में आए तो इसमें यहाँ से कोई फंगस ना प्रवेश कर सके। जब आप इसको पानी में भिगो देंगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, जो कि इसके हाँ, जो कि इसका इन्फेक्शन होने से इसको रोकती है। तो बेसिक आइडिया यही होता है कि आप इसको प्रॉपरली जब आप इसको ट्रीट करोगे, पानी में भिगोगे, तो इसमें जो है एजेस जो हैं वो सेफ करता है गन्ने का। शोधन बहुत ज़रूरी है, कोई भी फसल हो। बार बार हम लोग कहते हैं, आप तो दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा कि शोधन कैसे करते हैं और इसमें जो है जो शोधक हैं वो क्या डालते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2 अहम आपके जो सवालों के जवाब मिलने हैं। पहला ये है कि जो उपकरण है वो कौन से इस्तेमाल करने हैं। ये वो उपकरण है जो आप ट्रैक्टर से, मतलब इसी से आप बेड बनाते हैं, उसी से आप दोनों काम करते हैं या कुछ अलग अलग करते हैं? ओ जी जी, बिल्कुल, ये ही वो उपकरण है मेरा। एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन का उपकरण है ये, जो जिसकी जो सेटिंग है इस समय फारों की, ये बिल्कुल ट्रैक्टर के टायरों के पीछे है इस समय। तो ये हमारे जो बेड की जो नालियाँ बनती हैं, जैसे आप देख सकते हो, हमने अपनी किचन गार्डन में भी इसी का प्रयोग करके नालियाँ बना रखी हैं
रेस्ड बेड पे हम अपनी बिजाई करते हैं और इसी को फिर जब हमको मिट्टी चढ़ानी है तो इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे आप ये देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है जिसमें ये अच्छा इधर इधर आइए थोड़ा, हाँ यहाँ पे ये देखिए। थोड़ा सा खुलने की इसमें गुंजाइश होती है, तो ये आप अच्छा। एडजस्ट करते हो गन्नों के हिसाब से। ये पीछे एडजस्टमेंट दे रखा है, हाँ। तो ये होल्स के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा देते हैं जिससे कि बिल्कुल जड़ तक मिट्टी पहुंच जाती है। थोड़ा सा इधर आइए साथियों, आशीष भाई। सिंगल वर्टिकल विधि से जो दिलजिंदर भाई जो गन्ना बोते हैं उसके कई सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि उसके बेड कैसे बनाते हैं, कैसे वो उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो एक ही उपकरण है, देखने में साधारण सा है, एक नाली बनाने वाला उपकरण है। इन्होंने इसमें 2-3 काम कर रखे हैं। पहला तो इन्होंने काम ये कर रखा है कि यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट के लिए बना रखा है कि यह फिक्स नहीं है, वेल्डिंग नहीं किया है, बल्कि बोर्ड लगा रखे हैं। हाँ। सेम इधर से है। और ये जो फार लगे हैं दोनों, ये लगे हुए हैं उन टायर के, है ना, पीछे चलते होंगे। जी, ये डिस्टेंस टायरों के पीछे का। टायरों के पीछे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा आशीष नज़दीक थोड़ा आइए। अब यहाँ पे एक जो अहम है कि इसी से बेड बना 4-4.25 फीट का, और इसी के बाद में जब मिट्टी चढ़ानी होती है तब क्या करते हैं, तो कोई नया उपकरण नहीं लेना है, बस इसी में थोड़ा सा वो किया गया है। वो पीछे से ज़रा बताइए आप इनको कैसे करते हैं। जी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं स्पेस है। साइंस नहीं है लेकिन। हाँ जी, कोई उस तरीके का नहीं है। बस इसमें ये है कि यहाँ पे आपके हिंजेस लगे हुए हैं और ये थोड़ा सा ये जो इसको पक्खे बोल देते हैं, ये खुलने की गुंजाइश होती है इसमें। तो ये आपकी वैरायटी का किस तरह से उसने टिलर किया है, अगर मिट्टी दूर रह जा रही है तो इसको थोड़ा खोल के उसके करीब जड़ों के पास तक मिट्टी चढ़ाने का इसमें थोड़ी सी सुविधा बन जाती है। ये क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होता है ना, ये जो पंखे हैं इनको ना वेल्डिंग करके रखते हैं ताकि ये टूटे। ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, इसमें वो पड़ा हुआ है ब्रश टाइप का, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोट लगा हुआ है, ये इसी को अगर फैला देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो फिर ये बनाता है मिट्टी चढ़ा देता है, और छोटा कर देते हो तो फिर ये नाली बना देता है। उसी से इसमें दोनों चीज़ यही है। इस तरह से कम पैसे में हाँ जी, ये जो है आपका उपकरण तैयार हुआ है। कितनी लागत होगी वैसे भी इसकी आपको कराने में? इसको बनाए हमारे पास 6-7 साल हो गए। उस समय ये कोई 20-25 हज़ार का बना था उस समय, तो अब तो मतलब अब तो लोहा भी महंगा हाँ हो गया। उस हिसाब से अब जो भी होगा लेकिन बन यही लखीमपुर में जा रहा था ये। हमने यही बनवा लिया था। बने बनाए भी मिलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा किसान आसपास अपने रिसर्च सर्च करेगा तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। तो अगर यूपी की बात करें तो आप शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर में है तो आपको उपकरण ये आसानी से मिल जाएंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैं इसका फ़ोटो भी डाल दूंगा, तो हो सकता है कि आपके काम आए। और बाकी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरा 35 से 40 के आसपास आराम से आपको इस मिल समय आपको जाएगा मिल जाता है। कोई ज़्यादा वजन नहीं है इसका, और बस समझदारी की बात इसमें है। जी जी। तो अब एक लास्ट जो हमें देखना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो गन्ने की फसल जो इन्होंने अभी काटी है, जिसमें क्रॉपिंग चल रही है, क्योंकि दिलजिंदर भाई का बहुत सारा गन्ना सीड में जाता है, मिल में भी गया। उन दोनों गन्ने का किस कंडीशन में है, कितना बड़ा गन्ना हुआ है, कितने कल्ले हुए हैं, कितना ऊंचा हुआ, वो चल के मैं आपको खेत में दिखाता हूँ। गन्ने को लेके बहुत सारे किसानों का सवाल जो होता है, हमने जवाब देने की कोशिश भी की है कि कैसे उसमें उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, और कैसे कम खाद में उत्पादन ले लेते हैं। तो अभी दिलजिंदर भाई ने हमें एक उदाहरण दिया है कि ये इनका पुराना गन्ना था, जहाँ पे हम आए थे जिस अक्टूबर में, सितंबर में, तो गन्ना था, और अभी वो कट चुका है, नई फसल तैयार होने वाली है। तो कैसे क्या किया आपने, उस जो बाकी जो फसल अवशेष बचे, बहुत लोग जला देते हैं, कुछ लोग उसको दबाते हैं, आपने क्या किया और कैसे खाद वाला से क्या कनेक्शन है उसका? तो इसमें हमने ऐसा किया था कि जिस पार्ट पे मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये उस समय स्टैंडिंग क्रॉप में ये नाली थी पानी वाली, और ये जहाँ नाली आप अभी देख रहे हो यहाँ पे उस गन्ने की जड़ थी, मतलब ये स्टैंड क्रॉप जो खड़ी थी वो यहाँ खड़ी थी। तो हमने क्या किया है कि इसकी जितनी भी खेत की जो पत्ती होती है गन्ने की, वो हमने इस नाली में दबा दी, और डिस्क हैरों से हमने इसकी जुताई करनी शुरू की। तो जो ये गन्ने वाली जो मेड़ें थी, उसकी सारी मिट्टी ने इस नाली को कवर कर लिया। तो जो इसकी जो सूखी पत्ती थी वो अब इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है, और हमने दोबारा जहाँ पे गन्ना बोया था उसी पॉइंट पे हमने फिर से ये नालियाँ बना दी हैं। तो अब हम जब हमने इसमें पानी लगा दिया है, अब इसमें हम 2 आंख के टुकड़े की गन्ने की बुआई का हम लोगों ने प्लान बनाया था इस साल कि हम इसमें 2-2 आंख के टुकड़े करके और बहुत हल्की मिट्टी से इसको ढक देंगे। और जो हमारा जितना भी पत्ती जो थी हमारे पिछले क्रॉप का जो क्रॉप रेजिड्यू था, वो इस जो ये जो बना हुआ है बीच की जो जगह है, इसके नीचे वो सड़ता रहेगा, और वो हमारी जो मिट्टी है उसकी खुराक बनेगा। वो हमारा जो कार्बन तत्व, और हाँ, ऑर्गेनिक जो कार्बन हमें जो रिक्वायर्ड होता है खेत के लिए, वो
पूरा हमने तो ये हम फॉलो करते हैं, हम इसमें आग लगा के उसको ख़त्म नहीं करते हैं। हम उसको मैं साथियों फिर एक बात ये बता दूं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जो बहुत कुछ निकलता है ना, जो आपके लिए बाद में काम आता है। और शायद बहुत अलग कोई विधि हो, किसी भी राज्य में कोई भी किसान करता हो, वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसको आग लगा दो, है ना। कुछ लोग लगाते होंगे लेकिन वो कभी नहीं कहेगा किसी आग, क्योंकि ये जो कुछ बचता है ना वो आपके सब खेत में काम आता है। जब आप इसको आग लगाते हैं तो क्या होता है, फिर आपको बार बार इसमें DAP यूरिया फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। और जो इसको नीचे दबा देते हैं, जब यहाँ पे दब जाता है ना ऐसे करके, ये हर जगह देखोगे, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक कहीं भी आप जाओगे ना, अगर आप इसको ऐसे दबा दें तो कुछ दिन बाद यही बढ़ेगा, यही बाद में आपके कार्बन बनेगा, यही बाद में आपके बायोमास जो आपके खेत में बढ़ेगा। तो आपने जो देखा था ना कि बिना खाद के बेसन में डाले जो है जब पैदा हुआ था गन्ना या हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके नीचे जो खेत है, जो हरी खाद डालते हैं, ढैंचा हो गया, दूसरी खाद डालते हैं, इसलिए ऐसा महसूस रहता है कि इसमें तुरंत खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना फिर आप DAP यूरिया डालते रहो। जैसे आप ये देख सकते हो कि इतनी प्लॉट में हमारा गन्ना कट चुका है, तो जो इसकी रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू, जिसको जो सूखी पत्ती बची है, उसको हम इसमें हमारे यहाँ पे फार्म पे जलाया नहीं जाता है। हमने क्या किया है कि उसको, ये बीच वाली पानी वाली नाली थी, सिंचाई वाली नाली थी, और ये गन्ने के हमारे ये मेड़े थी जिसपे मिट्टी लगी हुई थी, तो वो हमने सारी सूखी पत्ती बीच वाली नाली में डाल के इस खेत के ऊपर अब डिस्क हैरों से इसकी जुताई करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो मेड़ वाली मिट्टी है ये सारी इस नाली में कवर हो जाएगी, और जो इसका ठूंठ और जड़ें हैं, 2 बार डिस्क हैरो करने से वो सारी उखड़ के वो इसमें आ जाती हैं, और ये सब, और ये फ्रेश हो जाता है, और ये जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है खेत का, ये सब इसके अंदर दब जाएगा। इसी पॉइंट पे हम दोबारा से नालियाँ खींच लेंगे, जैसे आप बगल वाले खेत में देख सकते हो, यही प्रोसीजर उसमें है। ये सेम चीज़ है, इसी को बता रहे थे, यही प्रोसीजर जहाँ इस समय आप खड़े हो, यहाँ इसके पे नीचे अगर अभी हम खोदेंगे तो इसके नीचे से सारी पत्ती खेत की निकलेगी। ये देखिए, इसको ऐसे ही दबाया गया है, इसमें ऐसे नमी है पाएगा तो ये चला जाएगा, यही बाद में बायोमास बनेगा, यही बाद में ऑर्गेनिक खाद बनेगी, यही बाद में आपके कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिसके चलते आपको फिर बाद में DAP यूरिया का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। और जो उधर आपने देखा था कि बेसिन में कौन सी खाद डाली होगी, नहीं डाली गई थी, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी खेत इतना मजबूत है, कुछ फसल के अवशेष से, और कुछ हरी खाद, ढांचा भी लगाते हैं ना, ढांचा, तो जितना हम कर पाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहेंगे हम, कि बहुत सारे सवाल हमसे किसान भाई पूछते हैं कि आप गोबर की खाद डाल रहे हो इसीलिए आप वो नहीं, तो मैंने जिससे कई किसानों का फ़ोन भी आता है, तो उनसे यही बात होती है कि मेरे पास जानवर हैं, पशु हैं, डेयरी का थोड़ा सा घर के लिए काम है हमारे पास, तो उसमें हमने जो हिसाब किताब लगाया कि साल भर में हमारे पास अपने घर के जानवरों से 8 से 10 ट्रॉली गोबर हो पाता है। और अगर मेरे पास 20-25 एकड़ खेत हैं, तो मैं हर साल अगर एक खेत में भी 8 ट्रॉली गोबर की खाद डालूंगा, तो मेरा जो आखिरी खेत है उसका नंबर 20 साल बाद आएगा। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि हम उस पर कितना डिपेंडेंट हैं। प्लस अगर आप आजकल मार्केट में भी जाओगे, कहीं किसी फार्म पे, डेयरी फार्म पे जाओगे, तो आपको 3-4 हज़ार से कम की ट्रॉली गोबर के खाद की नहीं मिलती है। 1800 से लेकर, और अगर आप पर बीघा जैसे 6 से 8 ट्रॉली नहीं भी डालते हो, तो उसका भी इतना लाभ नहीं है कि आप मतलब अगर डाल रहे हो तो उसका पेट भर उसको खुराक मिलनी चाहिए खेत के लिए, तो इससे कम डालने का भी कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो हम उस पर, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है और वायबल भी नहीं है, थोड़ा मतलब अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो थोड़ा महंगा महसूस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हालांकि नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हम अपने ही जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करिए। क्रॉप रेजिड्यू को वापस मिट्टी में मिलाएं, ना जलाएं, तो कुछ ना देने से कुछ तो देना फिर भी हमारी ज़मीन। आप ये भी तो लेते हैं क्रॉप पैटर्न में हरी खाद भी लेते हैं ना? वो हम ढेंचे की फसल तो हर मतलब अपनी क्रॉप से पहले कोशिश करते हैं कि रोटेशन में रहे, और उसमें हम अपना ग्रीन मैन्योरिंग ज़रूर करें। ये भी बहुत अहम था कि हरी खाद ज़रूरी है, ग्रीन मैन्योरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके खाद में DAP, NPK, जो NPK इनके अलावा जो पोषक तत्व जो चाहिए वो कहीं ना कहीं से मिलते रहें, और जब कार्बन तत्व आपके खेत में होगा तो आपका जो फर्टिलाइजर की लागत है वो कम हो जाएगी। तो शुक्रिया दोस्तों, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सवालों के जवाब हम लोग दे चुके हैं, कुछ बाकी रहेगा तो फिर आएंगे। यार अब तो मैं ही भूल गया हूँ कि हमें कितने जवाब चाहिए थे। एक आखिरी सवाल मुझे ये मिला है कि क्या जो सिंगल वर्टिकल बेड विधि है, एक साथी ने पूछा है, इसकी नर्सरी बना के बोई करनी चाहिए? नहीं, ये तो नहीं। सिंगल वर्टिकल बड एक डायरेक्ट प्लांटेशन मेथड है, इसमें आपको सीधा जो बीज है वो सीधा खेत में ही लगाना है। आप नर्सरी के
उस झमेला, उसको हम झमेला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी अतिरिक्त लेबर लग रही है, मैन पावर एक्स्ट्रा लग रही है, टाइम आपका लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो अगर आप फिर से उसी चक्कर में दोबारा पड़ रहे हैं तो फिर वर्टिकल बट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफीट हो रहा है। तो एक और सवाल है, इन्होंने कहा है कि हमारी ये विधि अच्छी है, सिंगल वर्टिकल विधि, जो गन्ने की सिंगल गुल्ली वाली बुआई है, विधि बहुत अच्छी है, लेकिन उनके यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो उससे बर्बाद बहुत नुकसान होता है, वो क्या करें? ये खुद खरगोश और नीलगाय से परेशान है, फिर भी कुछ तो निकाला होगा जुगाड़। तो इसके लिए तो भाई जिसको जो समस्या होती है वो उसका उपचार खुद ही ढूंढता है। इसके लिए मेरे सामने विधि का कोई मामला नहीं है, विधि नहीं है, आप बताना हाँ, ये आप नहीं कर सकते हो। बट चलते चलते मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, हम लोग शायद पीछे मिस कर गए थे इस चीज़ को। बहुत सारे लोग जो किसान भाई हैं जो इसको देखेंगे, वो जब हम गन्नों के कल्ले गिन रहे थे तो उसमें मैं उनके सवाल से पहले ही मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ये इस तरह की टिप्पणियाँ आएंगी, इस तरह के कमेंट्स आएंगे कि ओवर पॉपुलेटेड होगा ये। हम मानते हैं इस चीज़ को, बट वो जो अभी गन्ने हमने कल्ले गिने, ये सब ट्रायल गन्ने हैं हमारे पास जो रिलीज़ हो गए हैं, और अभी हम भी उस पर शोध कर रहे हैं कि इसको कितना डिस्टेंस देना है। हमने 27-28 कल्ले गिने हैं, वो उतनी दूरी में ओवर पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे गन्ना पतला रह जाएगा। तो हमको ये देखना है कि कौन सी वैरायटी कितने डिस्टेंस पे परफॉर्म करती है। तो वो ऐसी वैरायटी जिसको हम 4 फुट पे भी ले जा सकते हैं, उसमें 27-28 कल्ले हैं, तो बट उसका कन्वर्जन रेट भी कम रहेगा और गन्ने की क्वालिटी थोड़ी डाउन जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा हाँ। ये वर्टिकल सिंगल बट विधि का सार है कि लागत कम थी और एकड़ में 500 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास का जो है उत्पादन मिला। तो साथियों, हमने कोशिश की कि आपको उन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं जो आप पूछते हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि किसी विधि पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आप जिस भी राज्य के किसान हैं वहाँ पे थोड़े उसमें उसको अपनाएं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ सर्वाइव कर रही है, आपकी प्रकृति, आपका खेत उसको आगे बढ़ा रहा है, तो आप विधि को आगे बढ़ाइए। और बाकी मैं तो कोशिश करता रहूँगा कि फिर मैं इस खेत पे आऊँगा, फिर आपको किसी अभी 6 महीने में 3 बार आए हैं, जब फिर नई फसल तैयार होगी फिर आऊँगा, इसलिए ताकि आपका जो भरोसा बढ़े और आपके जो सवाल हैं वो उनका जवाब मिल सके, ताकि आप भी उन्नत खेती कर सकें। नीच पोटली की कोशिश यही मैं कर रहा हूँ कि आपको ऐसी विधियों के बारे में ऐसी जानकारी दी जाए, ऐसे किसानों तक पहुंचाया जाए जिन्होंने खेती में कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ अपना हुनर लगाया है, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल किया है और उनकी जो खेती है वो मुनाफे की तरफ बढ़ रही है और उनकी जो लागत है कम हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि हमारा काम सार्थक है, नीच पोटली कुछ ऐसा कर पा रहा है जो जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, आपकी लागत कम हो रही है, आमदनी बढ़ रही है, या किसी तरीके की संतुष्टि मिल रही है कहीं भी, तो फिर हमारे को आगे बढ़ाने में मदद करिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बता सकते हैं, और हाँ, अगर आप लाइक करते हैं तो कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो बस आपसे इतना ही चाहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।